नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है अपने स्कोर के साथ, और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसके आंसर के साथ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और भी दूसरी वीडियो को, जिसे आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया के लिंक भी आपको मिल जाएंगे जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में हम PSL भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पूछा जा रहा है, और ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे आपके पास ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जिसे आप RRB बोल सकते हैं, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू एलोकेट 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ANDC टू PSL। PSL मतलब प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसका मतलब ये है कि हर बैंक के पास ये होता है कि जो भी वो लोन देना चाहते हैं पब्लिक में, तो एक लिमिट डिसाइडेड होती है कि भी प्रियोरिटी सेक्टर का मतलब है वो सारे सेक्टर जहां पे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, एग्रीकल्चर और भी जो बेसिक चीजें जो हमारी होती है उसको पूरा करने के लिए जो इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, तो उसके लोन प्रोवाइड करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये बोला जा रहा है कि जो रूरल एरिया के, रीजनल और रूरल एरिया के जो बैंक है, उसे ये होता है कि उसको 40% तक उन्हें लोन प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है, ये आप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना भी अमाउंट वो लोन प्रोवाइड करेंगे उसका 40% वो इन एरिया को देंगे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है लोन फॉर सेटिंग अप द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज कैटेगरी एलिजिबल फॉर फार्मर अंडर PSL, यानी कि PSL की जो कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर या फिर वो सारे सेक्टर जहां हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसके अंदर अब बायोगैस प्लांट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट हो गया। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके आपको आंसर चूज करना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन A के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन B के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन C के अकॉर्डिंग आपका बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और D ऑप्शन में बोला जा रहा है आपको नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कुछ गलती है इसके अंदर। क्या गलती है, चलो देख लेते हैं। तो जो आपसे बोला गया था कि रूरल एरिया के अंदर 40% तक लोन मैंडेटरी होता है कि भाई वो ये PSL सेक्टर, या PSL का मतलब ये है कि जो भी प्रियोरिटी बेस्ड सेक्टर है उसके अंदर उसे लोन प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है। नहीं, ये बात गलत है, बल्कि ये 40% नहीं, रीजनल और रूरल बैंक जो है उनको ये मैंडेटरी होता है कि वो 75% तक लोन यानी कि इस सेक्टर को, यानी PSL सेक्टर को लोन प्रोवाइड करेंगे। और जो नॉर्मल बैंक है, जो शेड्यूल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनके लिए रूल है कि वो लोग 40% तक प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जितने भी रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, उनके लिए मैंडेटरी ये है कि वो 75% लोन प्रोवाइड करेंगे। और नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक है, जिसके अंदर हमारे नॉर्मल जो अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो 40% लोन इन सेक्टर को प्रोवाइड करेंगे। ये गाइडलाइन है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिसे लोन प्रोवाइड किया जाता है PSL कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले आपका है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, जिसे MSME आप बोल सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि जिसे आप एनर्जी सेक्टर है उसे लोन प्रोवाइड करना ये मैंडेटरी होता है। आप ये बोल सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि भी अभी रिसेंटली RBI ने एक अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर ये रिलीज किया गया है कि प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो भी कैटेगरी है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, और उस गाइडलाइन के अंदर ये बोला गया है जो बायोगैस प्लांट अगर कोई सेटअप करता है तो उसे भी इस कैटेगरी के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इन सारे सेक्टर के साथ, जो कि लिस्ट मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इस लिस्ट में एक और चीज आपको ऐड कर लेनी है, वो है बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन B हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द
कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये गंगेटिक डॉल्फिन के रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके अंदर भी आपको ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये है आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है आपके पास सेकंड स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके पास। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे बोला जा रहा है वो ये है, इट इज लिस्टेड अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में हमारी कंट्री के अंदर एक लॉ आया था जिसे हम बोल सकते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट हमारी कंट्री में आया था। उसके अंदर शेड्यूल क्रिएट किए गए थे, अपेंडिक्स रखे गए थे और कैटेगरी डिसाइड की गई थी भी कौन से एनिमल को किस कैटेगरी में डाला जाएगा और उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे। ये 1972 के अंदर एक लॉ पास हुआ था, उसके अंदर ये काम किया जाता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। IUCN यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानवरों को, एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए जो काम करती है, उसके रेड लिस्ट के अंदर डॉल्फिन, जो हमारी कंट्री के अंदर गंगेटिक रीजन के अंदर जो डॉल्फिन है उसको लिस्ट किया गया क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। ए का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि 1972 के अंदर जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत गंगेटिक एरिया में गंगेटिक डॉल्फिन की प्रोटेक्शन की, कंजर्वेशन की बात की जाती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो आपका हो गया करेक्ट। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया था कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इस गंगेटिक डॉल्फिन को कैटेगराइज किया गया है इसको प्रोटेक्शन के लिए, ये बात गलत है। इसे रेड लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया है, बल्कि इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ही सिर्फ डाला गया है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया, यानी नॉट करेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये अपेंडिक्स 1 में और अपेंडिक्स 2 में क्या होता है, मतलब किस तरह के जानवर को लिस्ट किया गया है। जो भी मोस्ट इंडेंजर कैटेगरी के जो होते हैं, यानी कि जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, ऐसी कैटेगरी के जो होते हैं उसे तो फर्स्ट अपेंडिक्स में रखा गया है, और सेकंड कैटेगरी के अंदर यानी कि अपेंडिक्स 2 के अंदर उन स्पीसीज को रखा है जो कि माइग्रेटरी नेचर की है। माइग्रेटरी का मतलब है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं और उसकी प्रोटेक्शन की बात की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों लिस्ट हो गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। मेनली जो अगर ये जैसे डॉल्फिन पिक्चर में भी देख रहे हो डॉल्फिन, ये अगर मैं बात करूं डॉल्फिन की, तो हमारे कंट्री में इससे रिलेटेड एक मतलब बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इसके प्रोटेक्शन के लिए एक पार्क भी डिसाइड किया गया है जहां इनके प्रोटेक्शन का काम किया जाता है। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ब्रिक्स के बारे में। विद रेफरेंस टू द ब्रिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्री का जो ग्रुप है उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बता रहा है आपको। चलो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है द टर्म वाज कोइंड बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगोस डिटन। ये एक इकोनॉमिक्स थे जिसका एंगोस डिटन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यानी जो ब्रिक कॉन्सेप्ट है BRI, ये कंट्री के जो नाम से बने हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट वाज अनाउंस्ड बाय गोवा डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिक्स। गोवा का मतलब यह है कि हमारी कंट्री के अंदर जो गोवा है वहां पे एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर जब इसकी होस्टिंग हुई थी, हमारी कंट्री में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तब ये डिसाइड किया गया था कि भी एक बैंक होना चाहिए जिसका नाम रखेंगे हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इस बैंक के तहत वो लोग रिजर्व मेंटेन करेंगे ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सके। यानी कि ये जो ग्रुप है, ब्रिक्स का जो ग्रुप है, जितने भी कंट्री इसके अंदर आते हैं, उन लोगों ने आपस में एक बैंक डिसाइड किया था कि हम लोग एक बैंक बनाएंगे जिसमें हम लोग रिजर्व मेंटेन करेंगे और एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बोला जा रहा है, ये गोवा डिक्लेरेशन के अंदर ये बात डिसाइड की गई थी। तो दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते भाई,
ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, मैं ये रोज चेक करता हूं। अच्छा, पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं अब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने इसका टर्म, जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं जिसके बी फॉर ब्राजील है, ठीक है, ये ब्राजील के काउंटर पार्ट है, जो लीडर है ये हमारी कंट्री के लीडर है, यानी कि ठीक है, और ये तो चाइना के लीडर है, ये रशियन प्रेसिडेंट है, और ये है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो लीडर्स हैं ये इस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्री मिलकर के ब्राजील की फॉर्मेशन करते हैं। और स्टार्टिंग में ये था कि भी ये जो ब्रिक्स का जो सेटअप हुआ था 2001 में, सबसे पहले ये टर्म आया था, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे उन्होंने ये दिया था नाम, जिनका नाम है जिम ओ'नील। इन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रिक्स आज हमारे सामने है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो आपको इकोनॉमिक्स का जो नाम दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स वो गलत दिया हुआ है, तो आपको नाम याद रखना है। जिम ओ'नील जो थे, इन्होंने ब्रिक्स को पहली बार नाम कंट्रीब्यूट किया था, और ये ग्रुप फॉर्मेशन हुई थी, जिसके अंदर आप देख चुके हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और स्टार्टिंग में इसके मेंबर थे, और इन्होंने इसे सेटअप किया था 2001 के अंदर। फिर बाद में ये हुआ कि ब्रिक्स का जो ग्रुप था, इसे इसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 2006 के अंदर हुई थी। यानी कि जितनी भी कंट्री है, इन सारी कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपस में एक मीटिंग करी थी, ठीक है। 2006 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ग्रुप बनने के बाद में इस ग्रुप के अंदर साउथ अफ्रीका को भी इन्वाइट कर लिया गया था, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने दिसंबर 2010 में इसे ज्वाइन कर लिया। यानी कि आप ये बोल सकते हो पहले जो ब्रिक था वो BRIC था, ठीक है, एस बाद में इसमें ऐड हो गया, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, तो ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें यह बोला जा रहा है कि गोवा डिक्लेरेशन जब हुआ था, यानी कि गोवा यानी कि इंडिया ने जब इसकी मीटिंग होस्ट की थी, तब डिसाइड किया गया था कि भाई यहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए जो इस ग्रुप को मिलकर रिप्रेजेंट करता हो। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको गलत बताया गया था, ये गोवा डिक्लेरेशन नहीं था, ये फिर फोर्टलेजा डिक्लेरेशन था, उसमें साइन किया गया था। यानी कि आप ये बोल सकते हो ब्राजील के अंदर एक सिटी है, 2014 में जब ये लीडर एक दूसरे से मिले थे, तब एक एग्रीमेंट साइन किया गया था कि हम लोग एक बैंक बनाएंगे जहां एक दूसरे की हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के अंदर, चाइना की सिटी संघाई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो बैंक है, ये बैंक अभी चाइना में स्टैब्लिश्ड है, चाइना में बनाया गया है, और जहां पे ये सारी कंट्री यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सब मिलकर के इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और बस बाद में जब जिसको जितना भी जरूरत पड़ता है उस हिसाब से वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। यानी कि एक दूसरे को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, एक दूसरे की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये बैंक बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा ऑप्शन डी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमें गलत दे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो है आपका ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इसके अंदर। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारी जो संसद है, ठीक है, यानी जो पार्लियामेंट है हमारी कंट्री के अंदर, उसकी जो वर्किंग होती है वो कमेटी फॉर्मेशन के बाद होती है। यानी कि आप कह सकते हैं एक टीम के रूप में वो लोग काम करते हैं, कमेटी बना करके, आप ऐसे समझ सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको ये चूज करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और उसी के हिसाब से आपको आंसर अपना डिसाइड करना है। तो ऑप्शन यानी स्टेटमेंट 1 में जो आपसे बोला जा रहा है, पहले वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द कंपोजिशन एंड टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि इस तरह की जो कमेटी होगी वो किस तरह कंपोजिशन उसका, यानी कि उसकी बनावट कैसी होगी, उसकी रचना कैसी होगी, ठीक है, और वो उसका जो टेन्योर होगा, टेन्योर का मतलब है कार्यकाल, कब तक वो काम करेगा, टाइम पीरियड कितना होगा, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये बात मेंशन है, ऐसा आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द हाउस कीपिंग मीटिंग इज अ स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि हाउस कीपिंग जो कमेटी है वो एक तरह से स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आती है। यानी कि टाइप ऑफ कमिटीज होती है, उसके अंदर एक कमेटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हाउस कीपिंग कमेटी को रखा गया है, आप ये बोल सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपको ये चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भी क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वो करेक्ट। बी का मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है,
फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो आपसे बात बोली गई थी कि भाई हाउस कीपिंग जो कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आती है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि पहले तो हमें इसकी स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है। कि पार्लियामेंट के अंदर एवरी ईयर हर साल एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम आप ग्रुप के नाम से बोल समझ सकते हो, स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड के लिए अपना कंटिन्यूस काम करती है कि भी जो भी पार्लियामेंट के अंदर होना होता है। जैसे फाइनेंशियल कमेटी होती है, मतलब इस ग्रुप के अंदर फाइनेंशियल कमेटी होती है, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके अलावा कमेटी कुछ इंक्वायरी से रिलेटेड कमेटी ऑन टू इंक्वायरी होती है, इसके बाद ये आपको स्क्रूटनी वगैरह और छोटी मोटी और भी जो काम होते हैं उसके रिगार्डिंग में कमेटी होती है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये जो स्टैंडिंग कमेटी ये पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक का मतलब ये है कि एक पीरियड के हिसाब से ये बनती है, फिर बाद में ये डिसॉल्व हो जाती है। यूजली जो उसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 1 ईयर इसका होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पार्लियामेंट का जो एक पूरा सेशन होता है, ठीक है, उस पूरे सेशन के अंदर ये कमेटी काम करती है, फिर उसके बाद इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, फिर से दोबारा नई कमेटी बना दी जाती है। मैं बात कर रहा हूं स्टैंडिंग कमेटी की। अच्छा, उसके बाद जान लेते हैं कि एडॉक कमेटी और होती है। तो एडॉक कमेटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर काम के हिसाब से, कोई पर्टिकुलर टास्क के हिसाब से कमेटी फॉर्मेशन होता है और उस काम को होने के बाद ये कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। जैसे हमारी कंट्री की अगर बात करें, अभी 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तो जीएसटी भी एडहॉक कमेटी थी जिसका काम यह था कि हमारी कंट्री में जीएसटी को लागू करवाना ये मेन काम था। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में आप याद रख सकते। उसके अलावा जो बेफोर्स कॉन्ट्रैक्ट जो अभी साइन हुआ था, ठीक है, तो वो जो डील करना था उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। फर्टिलाइजर प्राइस, यानी कि फर्टिलाइजर का क्या प्राइस होना चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए भी हमारी कंट्री में ये कमेटी बनाई गई है। तो ये कुछ आपको याद रखना। मेनली जो पार्लियामेंट कमेटी है उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका फाइनेंशियल कमेटी, यानी कि आप जो हर साल जो हमारा जो फाइनेंशियल यानी बजट आता है हमारा, ठीक है, बजट आता है, या फिर आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक रिव्यू जो आता है हमारा, ठीक है, वो आता है हर साल जो आता है, उसके रिगार्डिंग जो काम करती है वो फाइनेंशियल कमेटी काम करती है। फिर उसके बाद करते हैं स्टैंडिंग कमेटी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टैंडिंग कमेटी का मतलब ये है कि एक टीम ऐसी होती है जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो काम करती है उसे हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग कमेटी। उसके बाद एक है एडहॉक कमेटी, 3rd नंबर पे। एडहॉक कमेटी का मतलब ये है कि भी वो कमेटी जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए डिसाइड होती है, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है बस ये कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। और उसके बाद 4th है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के अंदर ये जो नॉर्मल जो बिजनेस होता है पार्लियामेंट का जो काम होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको काम को पूरा करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बोल सकते हैं। तो ये 4 कमेटी है, आपको चारों कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें यह बोला जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इन सब कमेटी के बारे में मेंशन है, इसके टाइम पीरियड के बारे में और इसके प्रोविजन इसके रिगार्डिंग में डिटेल में, जो कि बात गलत है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कुछ भी प्रोविजन, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन नहीं है कि भी ये इसकी कंपोजिशन यानी कि ये किस तरह से बनेगी, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। ना ही इनके टेन्योर के बारे में और ना ही इनके काम के बारे में कोई डिटेल मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो तो गलत है, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ड्राफ्ट ऑन डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, जिसे शॉर्ट में आप DEPA भी बोल सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपने सुना भी होगा जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने यहाँ एक लॉ पास किया हुआ है कि भी कोई डाटा का मतलब, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, डाटा का मतलब क्या है। कि जिस तरह से आप लोग किसी बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो अपने ID प्रूफ देते हैं, अपना एड्रेस प्रूफ देते हैं, ठीक है, एड्रेस प्रूफ देते हैं, इसके अलावा अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह वगैरह आप चीजें आप उसको देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास एक कॉल आता है कि भी क्रेडिट कार्ड ले लो, पर्सनल लोन ले लो, वगैरह वगैरह, इस तरह के कॉल अक्सर आपके पास, कॉल या फिर ईमेल वगैरह अक्सर आपके पास आया करते होंगे कि भाई लोन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ ना कुछ इस तरह के एडवर्टीजमेंट टाइप ऑफ कॉल आते होंगे। तो भाई ये जो कॉल आते हैं, आप लोगों का डाटा उनके पास कैसे जाता है? कहीं ना कहीं ये बैंक से या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पे आपने अपने इस पर्टिकुलर किसी भी डाटा को या किसी ID प्रूफ वगैरह को दिया, वहां से वो डाटा आपका लीक होता है और लीक होने के बाद सर्कुलेट हो जाता है। तो उस चीज को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन में, यानी कि पूरे यूरोप के अंदर ऑलरेडी एक लॉ है, अमेरिका में भी ऑलरेडी लॉ है, पर हमारी कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो इस तरह के डाटा थेफ्ट को रोकने के लिए भी हमारी कंट्री में एक लॉ लाया जा रहा है, एक ड्राफ्ट लाया जा रहा है, जिसका नाम है डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये है सेकंड स्टेटमेंट।
फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इज अ ड्राफ्ट रिलीज बाय द आरबीआई विच एम एट एम्पावरिंग इंडिविजुअल विद कंट्रोल ओवर द बैंकिंग डाटा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई आरबीआई के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया है जो कि किसी के भी इंडिविजुअल डाटा को, पर्सनल डाटा को, बैंकिंग डाटा को लीक ना हो, उसे कंट्रोल करने के लिए काम किया जाएगा, जो कि आरबीआई के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट विल बी इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट प्लेयर नोन एज यूजर कंसेंट मैनेजर। यानी कि इसके अंदर बोला जा रहा है इस जो ड्राफ्ट जो बनाया गया आरबीआई के द्वारा, ये बोला जा रहा है इस बिल के तहत, ये जो ड्राफ्ट जो आ रहा है, ये बिल का जो ड्राफ्ट आ रहा है, इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भी एक प्लेयर क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि एक पोस्ट कह लीजिए क्रिएट किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है यूजर कंसेंट मैनेजर, जो कि ये डिसाइड करेगा कि किसी के डाटा को रिवील करना है या किसी को शेयर करना है नहीं करना है, उससे पहले उस पर्टिकुलर यूजर से, यूजर का मतलब है कि भी बैंक होल्डर यानी अकाउंट होल्डर जो भी है, उससे पहले परमिशन यानी कंसेंट लिया जाएगा, उस कंसेंट के बाद ही इस तरह के डाटा को शेयर किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। इस तरह का एक प्रोविजन रखा जा रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट सेकंड है। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप मैंने आपको डिटेल में डाटा इंपावरमेंट के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपके लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका बी है। बी का मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि ये जो बोला जा रहा है कि एक पोस्ट क्रिएट की गई है जिसका नाम रखा गया है कि यूजर कंसेंट मैनेजर, जो कि ये काम करेगा कि फाइनेंशियल डाटा को यूज करने से पहले उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर से पहले परमिशन मांगी जाएगी, और जब वो कंसेंट दे देता है, यस कह देता है, तब जाकर के ही उस डाटा को यूज किया जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो तो करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें ड्राफ्ट की बात की गई थी कि डाटा इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के बारे में, यानी डीईपीए के बारे में बात की है। इस तरह का जो ड्राफ्ट है वो आरबीआई ने नहीं बल्कि ये नीति आयोग ने हमारी कंट्री में इसे लेके आई है। अब नीति आयोग क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमारी कंट्री में लाया गया है नीति आयोग, और वो ये काम कर रही है। ठीक है, इसके अंदर आप ये सकते हो कि जो एक डाटा मैनेजर होगा वो क्या करेगा, जो भी हमारी पर्सनल डाटा है जो बैंक के पास, किसी म्यूचुअल फंड के पास, या फिर किसी भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के पास, या फिर आप टैक्स वगैरह जो सबमिट करते हैं टैक्स जीएसटी प्लेटफॉर्म पे जो आपका डाटा होता है, कहने का मतलब जो भी आपका पर्सनल डाटा होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा होता है, पहले वो जो मैनेजर होगा किसी को देने से पहले, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देने से पहले यूजर से पहले कंसेंट लेगा, परमिशन लेगा, जब वो अलाउ कर देगा तब जाकर के ही इस तरह के डाटा को शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 इज अ गैस पाइपलाइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जा रहा है नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में पूछा जा रहा है। एक ये गैस पाइपलाइन है और आपको ये बताना है ये कौन सी दो कंट्री के बीच में ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये रशिया और फ्रांस के बीच में ये गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि रशिया और जर्मनी के बीच में ये गैस पाइपलाइन है। और ऑप्शन सी के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि जर्मनी और स्वीडन के बीच में ये गैस पाइपलाइन है जिसका नाम नॉर्थ स्ट्रीम 2 रखा गया है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि स्वीडन और पोलैंड के बीच में ये गैस पाइपलाइन है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये है ये जो गैस पाइपलाइन है रशिया और जर्मनी के बीच में। एक बार मैप में आप देख लीजिए इसकी लोकेशन कहाँ है। तो आपको मालूम ही है कि रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट एरिया वाइज ये कंट्री है। और इसके जो अगर हम बिल्कुल वेस्ट में आ जाए तो वेस्ट में इसकी लोकेशन देख लीजिए, जो फिनलैंड के साथ ये जो बॉर्डर शेयर करता है रशिया, उसके बॉर्डर के पास ये जो एरिया वेवॉर्ग जो सिटी है इस कंट्री के अंदर, यानी कि वेस्टर्न रशिया के अंदर जो ये लोकेशन है जो कि बाल्टिक सी से टच होता हुआ एरिया, यहां से ये गैस पाइपलाइन है और ये डायरेक्ट जाती है जर्मनी के अंदर। और जर्मनी के अंदर जो सिटी है ग्रिफ्सवेड, इस सिटी के अंदर जाकर ये पाइपलाइन जुड़ जाती है, यानी कि बाल्टिक सी के अंदर ये गैस पाइपलाइन बिछाई गई है
और ये पाइपलाइन जर्मनी और रशिया के बीच में ये पाइपलाइन है। बाकी डिटेल में और भी चीजें आप जान सकते हैं कि ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 का मतलब ये पहले नॉर्थ स्ट्रीम 1 था, ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट नॉर्थ स्ट्रीम 2 रखा गया। यानी कि आप जो देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का जो आप मार्क देख रहे हो ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 या फिर आप बोल सकते हो नॉर्थ स्ट्रीम बोल सकते हो, और येलो कलर का जो डॉटेड लाइन है ये एक और बिछाई गई जिसका नाम नॉर्थ स्ट्रीम 2 है। ये 1200 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, और ये बाल्टिक सी के थ्रू ये क्रॉस होता हुआ जा रहा है। अच्छा, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है इस टाइम कि इस पाइपलाइन के आने से तो बाल्टिक सी के अंदर जो इसकी जो कैपेसिटी है ले जाने की वो अब इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसकी जो कैपेसिटी है 110 बिलियन क्यूब मीटर पर ईयर हो जाएगी इस पाइपलाइन की कैपेसिटी, जिसकी वजह से ये न्यूज में और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लोकेशन वाइज आप देख लीजिएगा कि बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के पास ये स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, और इधर आप जाएं तो ये नॉर्वे, और इधर ये बाकी और भी कंट्री आप देख सकते हैं। यानी कि आपको ये सी भी देखना, सी को साथ कौन कौन सी कंट्री कवर कर रही है वो भी आप देख सकते हैं, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन भी रशिया का ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसे शॉर्ट में आप DFI भी बोल सकते हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 आपके लिए ये है, स्टेटमेंट 2 आपके लिए ये है, और स्टेटमेंट 3 आपके लिए ये है। नीचे आपसे बोला जा रहा है कि भैया आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग DFI ओनली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये बोला जा रहा है ये शॉर्ट टर्म लोन ही प्रोवाइड करता है। देखिए वर्ड है ओनली, थोड़ा अलर्ट रहना है आपने। उसका सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट कैन ओनली बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, कि सिर्फ गवर्नमेंट ही DFI को प्रमोट करती है, ऐसा स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है। और स्टेटमेंट 3 में बोला जा रहा है DFI ऑफर लैंड एट लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें ये बोला जा रहा है ये फिक्स होता है, स्टेबल होता है और लो होता है, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज नहीं किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट, यानी कि सोसाइटी की बेनिफिट के लिए और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम रखा जाता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट हो गया आपके पास। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं ये चीज होती क्या है। देखिए किसी भी फाइनेंस स्ट्रेटजी, किसी भी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, ठीक है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और उसके अंदर 3 तरह की चीजों को डाला जाता है। एड, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके से टेक्निकल सपोर्ट या ग्रांट जो प्रोवाइड किया जाता है तो उसे आप कह सकते हैं एक तरह से एड का काम कर रही है, ठीक है। दूसरी आप ये बोल सकते हो कि पब्लिक सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना, ये भी उसके अंदर आता है, यानी कि ये आप बोल सकते हो डेवलपमेंट बैंक वगैरह ये काम करते हैं जिसमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड जो है उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेवलपमेंट काम के लिए प्राइवेट सेक्टर जो काम करते हैं, यानी कि वो लोन, इक्विटी और बाकी कमर्शियल जो प्राइवेट सेक्टर चीजों में जो इन्वेस्ट करते हैं उस तरह की चीजें ये आती है DFI के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो DFI होती है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट अमाउंट, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि एक तरह से कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। जैसे कि नाम से क्लियर है डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशन, ऐसा आप याद रख सकते हैं। यानी कि अब क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट ही प्रोवाइड करती है, जबकि स्टेटमेंट 1 में आपको बोला गया था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है, जो कि गलत है। और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और ये कुछ एक्टिविटी है जिसके अंदर ये लोन प्रोवाइड करती है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो जिसमें आपसे ये बोला जा रहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है ये इसकी प्रमोट करने का काम करती है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर भी इसको प्रमोट करने का काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर दोनों ही DFI के प्रमोशन या प्रमोट करने का काम कर सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, यानी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए कि इसके अंदर जो आपसे बोला गया था इसमें जो लोन का जो रेट होता है वो लो रेट होता है और स्टेबल होता है ताकि डेवलपमेंट एक्टिविटी परफॉर्म की जा सके। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के बारे में आपसे एक एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है जिसे शॉर्ट में FCRA बोला जा रहा है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे यूजुअली जैसा पूछा जाता है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट रेगुलेट फॉरेन फंडिंग ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी फॉरेन फंडिंग होती है, यानी कि बाहर से जो पैसा होता है उसको वॉलंटरी ये क्या करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन उसको रेगुलेट करती है, उसका ध्यान रखती है और नियम कानून उसके लिए तैयार करती है और उस पर नजर रखती है इंस्टीट्यूशन। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग इसके पीछे एक इंस्टीट्यूशन है जो इसके इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। तो दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें FCRA के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो कि 2010 में हमारी कंट्री में आया, ये क्या करती है कि भी जितने भी NGO, इंस्टीट्यूशन, जर्नल, पब्लिक सर्वेंट और जो बाहर से उनके लिए कोई कंट्रीब्यूशन आता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन इसके पास जो आता है उसको रेगुलेट करने की ये एक एजेंसी है जो कि काम करती है। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका मतलब इसकी जो मीनिंग होती है कोई भी डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर, ठीक है, जो भी हमें फॉरेन सोर्स से जब हम रिसीव होती है उसे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, जिसके अंदर कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई करेंसी हो सकती है मतलब दूसरी कंट्री की, या फिर कोई सिक्योरिटी पेपर, कुछ और भी चीजें हो सकती है, ठीक है। ये बाहर की जो कोई भी चीजें जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो, यानी कि बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में जब आती है तो उसके लिए रेगुलेट करने का ये काम करती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया था कि नीति आयोग इंस्टीट्यूशन है जो इसकी इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, जो कि गलत है। इसे नीति आयोग नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डील करती है इसके रिगार्डिंग में, और वो इसके इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा हो गया गलत, यानी कि नीति आयोग नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डील करती है इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वैगन ट्रेजेडी। वैगन ट्रेजेडी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैगन ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन से इंसिडेंट से ये रिलेटेड है, ये एसोसिएटेड है, आपको बताना है वैगन ट्रेजेडी के बारे में। और तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि कोमतगरु इंसिडेंट से उससे रिलेटेड है ये वैगन ट्रेजेडी। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है मोफला रिवेलियन जो हुआ था उससे रिलेटेड है ये वैगन ट्रेजेडी। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि अलीगढ़ कॉन्स्पिरेंसी जो हुई थी उससे डील करता है या उससे रिलेटेड है वैगन ट्रेजेडी। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि काकोरी कॉन्स्पिरेंसी जो हमारी कंट्री में हुई थी जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुआ था हमारी कंट्री के अंदर, तो उससे रिलेटेड है वैगन ट्रेजेडी। तो ये चार ऑप्शन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें वो आपका ऑप्शन बी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी, यानी कि मोलाफ रिवेलियन जो हमारी कंट्री के अंदर केरला के अंदर जब ये हुआ था उससे रिलेटेड है ये इंसिडेंट। अब इसमें हुआ क्या था इसके बारे में बताता हूं। हमारी कंट्री में जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, यानी कि आप ये बोल सकते खिलाफत एगिटेशन जब हमारी कंट्री में हो रहा था, या फिर आप बोल सकते हो जब महात्मा गांधी ने जो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था कांग्रेस के अंडर लीड करते हुए 1920 में, उसी के अराउंड में केरला के अंदर भी एक मूवमेंट चल रहा था, इसी तरह के एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चल रहा था, जिसके अंदर जिसको जो कि रीजन है केरला के अंदर मालाबार रीजन है, उस एरिया में मुस्लिम लोग आंदोलन कर रहे थे। और जिस एरिया में आंदोलन कर रहे थे वो मालाबार रीजन जो कि केरला जो कि हमारी कंट्री के साउदर्न एरिया है, वहां पे ये रिवल्ट ये हो रहा था कि ये आजादी के लिए जो अलग अलग रीजनल लेवल पे जो भी फाइट चल रही थी हमारी कंट्री के अंदर के अंग्रेजों के साथ उसे बाहर निकाले, उसी के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी कंट्री के वो भी इससे रिलेटेड अपना मतलब एफर्ट लगा रहे थे। उसी में उन लोगों को पकड़ के जेल लेके जाया जा रहा था और फिर उसे ट्रेन के अंदर डाला जा रहा था। जब ट्रेन के अंदर उनको जेल के अंदर बाकी सजा के लिए और जब दूसरी जगह लेके जा रहा था नवंबर
1921 की बात हो तो 67 प्रिजनर को जब लेके जा रहा था, यानी कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनको जब लेके जा रहा था, जिस ट्रेन में रखा गया था, यानी कि आप पिक्चर से देख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब इस कैपेसिटी से भी ज्यादा लोगों को इसके अंदर डाल के भर के लेके जाया जा रहा था। तो सफोकेशन की वजह से इन सबकी इसी के अंदर डेथ हो गई। यानी कि तिरूर जो कि केरला के अंदर तिरूर से जो प्रिजनर को पोंडोनूर जब लेके जाया जा रहा था उस टाइम इनकी मौत हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। तो जिसे वैगन ट्रेजेडी भी बोला जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि मोलाफा रिवेलियन जब हमारी कंट्री में केरला के अंदर हुआ था उससे ये एसोसिएटेड है। और ये किस टाइम हुआ था? 1920 और 21 के पीरियड के टाइम, जब हमारी कंट्री में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत एगिएशन जब हो रहा था, उस टाइम पीरियड के आसपास ही ये एक्टिविटी यानी कि ये ट्रेजेडी भी हुई थी, जो कि नवंबर 21 में 67 प्रिजनर की डेथ हो गई थी, जो कि हमारी कंट्री में फ्रीडम फाइटर थे। उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि बिल्कुल अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले की बात है, किसी की डेथ हो गई थी, उस पर्सन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया है। और ये क्वेश्चन पॉलिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के साथ साथ आपका ये करंट अफेयर, दोनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है मैंने। देखिए क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बताया जा रहा है, इट वाज प्रोनाउंस्ड इन द फेमस मेनका गांधी केस। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री में आया था वो मेनका गांधी का एक जो फेमस केस था वहां से निकल के आया। ये आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज बीन मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर जो पार्ट 3 के अंदर इसे मेंशन किया गया था कि हमारी कंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट सेकंड के अंदर। तो 2 स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए के अंदर बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चलिए ऑप्शन चूज करिए अपने अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो आपको दिया गया है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यानी कि इसका मेनका गांधी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अभी आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो पिक्चर है, ये हमारी कंट्री में केशवानंद भारती जी की ये पिक्चर है, जो कि केरला, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केशवानंद भारती का जो केस था, बड़ा फेमस केस था हमारी कंट्री के अंदर। उस केस के बाद हमारी कंट्री में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को हमारी कंट्री में पहले मतलब इनिशियल स्टेज पे नहीं था हमारी कंट्री के अंदर। इसे बाद में जब केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला का जब केस आया था उसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो यानी कि आप ये जो बोला जा रहा है आपसे सेकंड स्टेटमेंट, जिसमें ये बोला गया आपसे कि भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन है, नहीं, ये बात गलत है। मेंशन नहीं था, बल्कि ये जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद इसे ऐड किया गया कि हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया इस हिसाब से, और फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। ये मेनका गांधी के केस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका केशवानंद भारती जी के केस से लेना है। अच्छा, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले इनकी डेथ हुई है, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन हमारी कंट्री में लेके आए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। डी का मतलब यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है। रेफरेंस टू एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन एशियान, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है एशियन के बारे में पूछा जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हम शॉर्ट में एशियान बोल देते हैं। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है, इट इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 10 कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, हेडक्वार्टर एट बुरनई। बुरनई के पास इसका हेडक्वार्टर है, और साथ के साथ ये बोला जा रहा है इसके अंदर 10 कंट्री है जिसका ये ग्रुप है, और मोस्टली जो कंट्री है वो साउथ ईस्ट एशिया की है, ये आपसे बोला जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है एशियन प्लस
के बारे में बोला जा रहा है। ASEAN+3 इज अ रीजनल फोरम हेल्ड एनुअली एज द ईस्ट एशिया समिट, यानी कि ईस्ट एशिया समिट जो होता है वो एशियन ग्रुप के साथ 3 कंट्री और ऐड हो जाती है, तब ये ईस्ट एशिया फोरम बन जाती है, जिसकी मीटिंग एनुअल बेसिस पे होता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। यानी कि एशियान की लोकेशन के बारे में आपको पता है और बेसिक इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, इसकी मीटिंग के बारे में आप नॉलेज रखते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। डी का मतलब ये कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। अब रीजन क्या है इसके गलत होने का वो जान लेते हैं। तो देखिए बाकी सारी बात तो ठीक है कि भाई ये एशियान जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो 10 नेशन है उसका ग्रुप है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो बच गई थी, यानी कि जब ये फ्रीडम मिल गया था इनको, तो इन्होंने अपने आपस की बॉन्डिंग को अच्छा करने के लिए, अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए इन 10 कंट्री ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, जिसके अंदर ये 10 कंट्री आती है, जिसमें कंट्री है म्यांमार जो कि हमारे कंट्री के साथ बाउंड्री भी शेयर करती है म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, और मलेशिया के बाद ये वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई। ये 10 कंट्री है। ये 10 कंट्री जो है ये पूरे कंट्री मिलकर के एशियन ग्रुप को फॉर्म करती है, यानी कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन काम करती है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर, उसी तरह एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ ईस्ट एशिया जो है उस एरिया के अंदर ये लोग एक ग्रुप के रूप में एक यूनाइटेड होकर के काम करते हैं और एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं और काफी अच्छा ये ट्रेड हब बन चुका है ये एरिया। ठीक है, तो ये है एशियन ग्रुप। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के अंदर जो इसकी कैपिटल है जकार्ता, वहां इसका हेडक्वार्टर है। और जबकि क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया था इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में ना होकर के इंडोनेशिया के जगह आपसे बोला गया ब्रुनेई में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि बात गलत होगी। ब्रुनेई में इसका हेडक्वार्टर ना होकर इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इंडोनेशिया के अंदर है। इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, जिसमें आपसे ये बोला गया था कि ASEAN+3 कंट्री मिलकर के ईस्ट एशिया समिट एक ग्रुप बनाता है जिसकी मीटिंग एनुअल बेसिस पे होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एक लार्जर वर्जन हो चुका है। अब ये इसके अंदर 3 कंट्री ना होकर के, यानी कि +3 नहीं है यहाँ ये, बल्कि ये गलत होकर के +6 है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री जितनी है 10 कंट्री जो आपको दिख रही है, ये 10 कंट्री, इसके अलावा 6 कंट्री और ऐड हो गई है, तो ये ईस्ट एशिया समिट अब ये फॉर्म होती है, जिसके अंदर जो कंट्री है वो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया के अलावा बाकी जो 3 कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड। और यहां तक बात आ रही है कि भी अब इसके अंदर +3 की जगह अब इसके अंदर 2 कंट्री को और ऐड कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि यूएसए को और रशिया को भी इस ग्रुप के अंदर, यानी कि इसको और मतलब एक्सटेंड करके इस ग्रुप के अंदर ऐड करने की बात की जा रही है। ठीक है, और ऐड भी कर लिया गया, ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं। तो यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। या 3 कंट्री नहीं बल्कि 6 कंट्री है, और बाद में इसमें यह भी बोला जा रहा है कि 6 के बाद ये 8 हो जाएंगे, जिसके अंदर यूएसए और रशिया को भी ऐड किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू बीओक बोल सकते हो, या फिर शॉर्ट में आप इसे BIPOC भी बोल सकते हो। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये 2 स्टेटमेंट आपके पास दे दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ मूवमेंट विच आस्क्स फॉर द एंड ऑफ ट्रेड वॉर एंड बायपोलर वर्ल्ड। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ये एक तरह से एक मूवमेंट है जो कि ट्रेड वार को एंड करने के लिए, जो ट्रेड वार कंट्रियों के बीच में चलती है उसको खत्म करने का एक तरीका निकाला गया, उसके लिए एक मूवमेंट चलाया गया था, जिसके अंदर बायोपोलर वर्ल्ड, यानी कि ये कह सकते हैं जैसे मान लीजिए एक ए कंट्री एक बी कंट्री है, तो ये दोनों आपस में ट्रेड के उससे रिलेटेड जो वॉर करती है, यानी कि इसने प्राइस हाइक कर दिए, इसने भी हाइक कर दिए, इसने सैंक्शन लगा दिए इसके
मान लीजिए ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, ठीक है, दोनों ने एक बार प्राइस हाइक कर दी एक दूसरे के प्रोडक्ट के, ऐसा भी कर ले। या फिर बी का कोई प्रोडक्ट अगर ए कंट्री में जा रहा है तो वो सैंक्शन लगा दे कि नहीं भाई यहाँ पे मेरे कंट्री के अंदर आप ये सेल नहीं कर सकते। इसका फिर बी ने भी ऐसा ही किया कि ए का कोई प्रोडक्ट जब बी कंट्री के अंदर आ रहा है तो उसने भी सैंक्शन लगा दिया, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी बनती थी, इस तरह का जो प्रॉब्लम होती थी, उसके रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि वे बायोपोलर वर्ल्ड को एंड करने के लिए ये एक मूवमेंट चलाया गया था। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द टर्म इज यूज्ड टू रीइंफोर्स द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एंड यूनाइटेड देम, यानी कि ये एक तरह से एक ऐसा मूवमेंट था, एक टर्म यूज किया गया था जिसके अंदर रिफोर्स किया गया था, एक कलेक्टिव एफर्ट लगाया गया था कि लोगों के एक्सपीरियंस को जोड़ने के लिए और लोगों को यूनाइट करने के लिए, यानी कि एक तरह से एकता लाने के लिए, एकजुट बनाने के लिए, ग्रुप को फॉर्म करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। उसके बारे में आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी का मतलब है ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि जो BIOP जो बोला जा रहा है ये एक तरह का प्रोजेक्ट था जिसके अंदर जो ब्लैक एंड इंडिजीनियस पीपल हैं उनके रिगार्डिंग में ये कलर मूवमेंट था। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो ब्लैक पीपल हैं उसको जो नेग्लेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी बनती थी, पहले जैसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, तो उसे दूर करने के लिए, नेग्लेक्ट मतलब जिसको नेग्लेक्ट करने की वजह से इनको जो काम नहीं दिया जाता था, एक रेस से रिलेटेड एक बाइजनेस जो क्रिएट हो रही थी उससे खत्म करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन बी तो हमारा करेक्ट है। ट्रेड वॉर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ट्रेड वॉर से लेना देना इसका नहीं है। इसका लेना देना जो है वो आप ये बोल सकते हैं जो ब्लैक पीपल है इंडिजीनियस, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो भी साउथ मतलब जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं या फिर ऐसी जगह लोग रहते हैं जहां पे ब्लैक स्किन होता है, तो उनको एक तरह से आपके इक्वल स्टेटस मिल सके, उनको एक तरह से एक मतलब वो सारे सम्मान मिल सके। कहने का मतलब है कि भाई डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए स्किन कलर और रेस और कलर के बेसिस पे, हेयर के बेसिस पे किसी को क्रिटिसाइज ना किया जाए, किसी को अपने टैलेंट से रिलेटेड उसे कह सकते हैं उसे रिप्रेजेंट ना करने दिया जाए, इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके रिगार्डिंग में ये मूवमेंट था, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी ब्लैक पीपल को या फिर इंडिजिनियस पीपल को सपोर्ट करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। तो आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि एक तरह से ये रिफोर्स या कलेक्टिव एक्सपीरियंस है इंडिजिनियस पीपल को, ब्लैक पीपल को सपोर्ट करने के लिए, यूनाइटेड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अंदर आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि ये बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 47 यानी कि पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 47 जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, यानी कि जो लोग डिसेबल हैं और जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही उनके रिगार्डिंग में आपसे बोला जा रहा है द सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ ए डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल इज स्पेसिफाइड इन ए स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भी ऐसे लोगों के लिए प्रोविजन रखा गया है। आप लोग जानते ही हैं कि भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अलावा यूनियन लिस्ट है और यूनियन लिस्ट के बाद कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो ये 3 तरह की लिस्ट है, ठीक है। अब तीनों लिस्ट में से ये बोला जा रहा है कि इस चीज को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो अगर करेक्ट क्वेश्चन आंसर की हम बात करें तो वो आपका आंसर बी सही है। बी का मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है।
फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है अब उसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 41 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 41 में कोई प्रोविजन के बारे में बात नहीं की जाती कि भी डिसेबल पीपल के बारे में। इसके अंदर जो बात की जा रही है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि आप डीपीएसपी के बारे में इसके अंदर बात की जाती है। अब डीपीएसपी क्या होता है थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। जिस तरह से फंडामेंटल राइट है हमारी कंट्री के अंदर जो हम लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसी के साथ साथ स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है उसके रिगार्डिंग में भी एक पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो आप ये बोल सकते हो कि भी स्टेट किस तरह से अपने काम को करे, उनको एक तरह से डायरेक्शन मिले, उसके रिगार्डिंग में क्या प्रिंसिपल है उसके रिगार्डिंग में डील करता है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसे जो लिया गया 3 आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस करके हमारी कंट्री में लाया गया है। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, और थर्ड लिबरल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग आर्टिकल है। तो एक बार आर्टिकल देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। जब भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें उसके अंदर आर्टिकल 38, 39 थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूं आपको कि आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 और 39 में ही अमेंडमेंट करके 39A हो गया। उसके बाद 41 और उसके बाद 42 और उसके बाद 43 और 43 में अमेंडमेंट करके 43A और लास्ट में 47। ये जितने भी आर्टिकल है ये डील करते हैं, ये जो लिए गए ये जो किस बेसिस पे है वो है सोशलिस्ट बेस पे ये प्रिंसिपल है। अच्छा, अब गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, यानी कि आप ये बोल सकते हो गांधीयन प्रिंसिपल को जो फॉलो करके जो डायरेक्शन दिए गए हमारे डीपीएसपी के अंदर, उसके अंदर आपके आ जाते हैं आर्टिकल 40। थोड़ा इधर देख लीजिए, आर्टिकल 40 के बाद आर्टिकल 43 और आर्टिकल 43 के अंदर जो अमेंडमेंट किया था, सेकंड अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट 43A जो है वो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल और 43B जो है वो है गांधीयन प्रिंसिपल। उसके अलावा 46, 47 और 48 ये 3 और जो आर्टिकल है जो डीपीएसपी के अंदर जो आते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है गांधीयन प्रिंसिपल के अलावा। इसके बाद अलावा जो लिबरल प्रिंसिपल है उसके अंदर आर्टिकल 44, 45, 48, 44, 45, 48 और 48 में अमेंडमेंट करके 48A को भी डाला गया। इसके अलावा 49, 50 और 51 ये जो आर्टिकल है लिबरल प्रिंसिपल के पे बेसिस पे, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है एक तरह से डायरेक्शन देता है कि भी गवर्नमेंट को किस तरह से काम करता है उसके रिगार्डिंग में। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बोला गया आपसे कि भी इसके अंदर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में प्रोविजन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात बोली गई थी कि भाई ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हमारी कंट्री के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है, ये बात बिल्कुल सही है, स्टेट लिस्ट का ये मुद्दा है और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर आता है, ये बात भी सही है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि रिलीफ ऑफ डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल पीपल के बारे में जो डिटेल में जो मेंशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट के अंदर ये टॉपिक आता है और ये 7th शेड्यूल के अंदर आता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द कवराज 2020। कवराज ये एक तरह से एक वर्ड है, मतलब मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, आंसर बाद जब डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में बताऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कवराज क्या है इसके रिगार्डिंग में आपसे बोला जा रहा है कि 2020 कवराज क्या है, इसके रिगार्डिंग में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे आपके पास ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि भी कवराज 2020 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि चलिए मैं थोड़ा सा आपको और इजी करने के लिए बता ही देता हूं कि कवराज जो है ये एक रशियन वर्ड है, ठीक है, और ये रशिया का एक प्लेस आप इस तरह से आप समझ सकते हो, उसके बारे में बातचीत की जा रही है आपके साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड इन रशिया, कि रशिया के अंदर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है मल्टीनेशनल, यानी कि एक से ज्यादा कंट्री जब एक्सरसाइज करती है उसे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज आप बोल सकते हो। और यहां आपसे बोला जा रहा है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, यानी कि इसके अंदर नेवी भी आएगी, नेवी के अलावा एयरफोर्स भी आएगा और एयरफोर्स के अलावा हमारी आर्मी, यानी कि ये तीनों ही जो टाइप की जो हमारी जो फोर्स होती है तीनों ही मिलकर के इसके अंदर एक्सरसाइज करेगी। और मल्टीनेशन का मतलब है एक दो नेशन से ज्यादा नेशन मिलकर एक साथ जब एक्सरसाइज करती है उसे आप बोल सकते हो मल्टीनेशन एक्सरसाइज है तीनों सर्विसेज की, यानी कि तीनों फोर्स एक साथ मिलकर कंडक्ट एक्सरसाइज होती है इसके अंदर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है एससीओ,
एससीओ मेंबर कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। अब एससीओ क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो एक और हिंट दे देता हूं कि एससीओ के अंदर इंडिया अभी रिसेंटली इसका मेंबर बनी है, 1-2 साल पहले, ठीक है, और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ये हिंट काफी है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने के लिए। तो एससीओ मेंबर कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज, यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी वो सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है जो कि एससीओ का पार्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया विल आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस मिलिट्री एक्सरसाइज। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसके अंदर इंडिया भी पार्टिसिपेट करती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है इसके अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताइए। और हाँ, वीडियो लाइक भी करना है आपको, ये लाइक करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को लाइक भी करना होता है आपको। लाइक करिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका आंसर बी है। बी का मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब थर्ड गलत क्यों है अब वो जान लीजिए। अभी जो कोविड-19 चल रहा है, पहले तो गलत स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोविड-19 जो चल रहा है, कोविड-19 की वजह से हमारी कंट्री ने ये जो एक्सरसाइज है जिसे कवराज 2020 बोला जा रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया ऑफिशियल रीजन की वजह से। यानी कि इस डिसीज की वजह से इंडिया ने थोड़ा सा पीछे हट गई, इंडिया ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से अपने आप को मना कर लिया, पीछे हटा लिया है, ठीक है। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की। तो हाँ, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बिल्कुल बात सही है। 2020 कैवराज जो कि एक रशियन वर्ड आप बोल सकते हैं, यानी कि आप मैप में देख सकते हैं ये रशिया की लोकेशन, ये लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, आप ये बोल सकते हो। इसके साथ बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, और ये जो एक्सरसाइज जो होती है वो एशियन कंट्री के जो एशियन कंट्री है मोस्टली वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। हाँ, तो इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर होता क्या है, जो भी एससीओ का मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी कंट्री आती वो सारी कंट्री, और या फिर आप बोल सकते हो कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो कंट्री आती है यानी कि रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, ठीक है, अब यहाँ पे मंगोलिया, ये जो कंट्री है ये सब मिलकर एक्सरसाइज इसके अंदर करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब बात करते हैं जो थर्ड स्टेटमेंट वो गलत, मैंने आपको बता दिया। उसका रीजन सिंपल सा रीजन है भाई कि इंडिया ने भी डिनाई कर दिया पार्टिसिपेट करने से कोविड-19 की वजह से, ठीक है। अच्छा, चलिए बाद में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आपका जो हो गया वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज 2012 में कंडक्ट किया गया था पहले, फिर 2016 में कंडक्ट किया गया था एक्सरसाइज, उसके बाद 2020 में, यानी कि आप समझ गए होंगे 4 साल के गैप पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, विद रेफरेंस टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में नहीं। तो दोनों में कंट्राडिक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, दे आर गवर्न्ड मेनली बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950, यानी कि 1950 में जो एक एक्ट आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें गवर्न किया जाता है, यानी इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, इसके जो काम होती है, इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। आप लोगों को पता है कि जब आप वोट देने जाते हो तो उससे पहले एक लिस्ट आती है, एक पर्ची आती है, जिसे हम बोला जाता है कि मतदान सूची में आपका नाम है या नहीं है, इस तरह की बात होती है। हम लोग चेक भी करते हैं अपने वोटर आईडी को ध्यान में रखते हुए, मतलब चेक भी करते हैं कि हमारा नाम कट डिलीट तो नहीं हो गया, हम लोग चेक भी करते हैं। उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल जो होता है उसके प्रिपरेशन के बारे में आपसे बोला जा रहा है। फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन इट इज नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी जो लिस्ट है उसके साथ इसको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक साथ मिलजुल करके काम करती है, उसके बाद ये इलेक्टोरल रोल तैयार करती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अंदर बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अंदर बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है,
और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी, डी का मतलब है दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों है पहले तो वो समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो जैसे आपसे भी बोला गया था कि भाई इसके अंदर जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 का जो बोला जा रहा है आपसे, इस वाले की बात करो 1950, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी प्रोसीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका हो गया गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसके अंदर आपसे ये बोला जा रहा था कि भी पहले तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो इलेक्शन होता था कि पर्ची होती थी और जो पर्ची हमें मिलती थी, पर्ची के अंदर हम चेक करते थे कि हमारा नाम है या नहीं है। कहने का मतलब है मैं इलेक्टोरल रोल की बात कर रहा हूं। तो भाई इसके अंदर जो स्टेट कमीशन होती है उसके पास पूरा राइट होता है कि भी स्टेट कमीशन जो होता है वो इलेक्टोरल रोल को जो प्रिपेयर करता है तो वो उसके जो हर स्टेट का अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है, यानी कि स्टेट के अंदर जो भी रूल बने हुए होंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हर स्टेट का अपना खुद का इलेक्टोरल रोल हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मैच करे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि भी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अगर कोई इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, म्युनिसिपल या पंचायत इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जो उसे प्रिपेयर करना पड़ता है इलेक्टोरल रोल, उसके लिए वो जरूरी नहीं है कि भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि इलेक्टोरल रोल के लिए वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करे। ये खुद का भी अपना बना सकती है या फिर उसका यूज भी कर सकती है, दोनों बात ठीक है। अगर हम बात करें हमारी कंट्री में ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो कि जिसके पास अपने खुद के इलेक्टोरल रोल यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए वोटर लिस्ट तैयार की गई है, कर रखी है ऑलरेडी, तो उसके अंदर आप बोल सकते हो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK यानी कि जम्मू कश्मीर। ये ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने अपनी लिस्ट खुद तैयार कर दी है, इनके स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास जो दे दिए गए हैं वो गलत है और डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। रिसेंटली द यानोमामी ट्राइब हैज बीन इन द न्यूज, इट बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन। एक ट्राइब है जिसका नाम है यानोमामी ट्राइब, और इस ट्राइब के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली किसी कारण से ये न्यूज में है, तो इसके न्यूज में होने की वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि आपको बताना है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताना है कि इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां पर है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है आपसे कि अमेजन फॉरेस्ट जो है वहां पर इसकी लोकेशन है इस ट्राइब की। और सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि यानोमामी जो ट्राइब है ये नागा हिल्स के अंदर रहती है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है पप्पू न्यू गुनिया जो एरिया है वहां पर ये फॉरेस्ट में ये ट्राइब रहती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फॉकलैंड आइलैंड है वहां पर इसकी लोकेशन है। तो ये चार ऑप्शन हो गए आपके पास, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि भी इसकी करंट लोकेशन कहां है इस ट्राइब की, ठीक है। न्यूज में होने की वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो आपका ऑप्शन ए है, यानी कि अमेजन फॉरेस्ट जो है वहां पर इसकी लोकेशन है। अमेजन फॉरेस्ट यानी कि लैटिन अमेरिका के अंदर जो दो कंट्री है वेनेजुएला और उसके अलावा जो ब्राजील है, इनका जो बॉर्डर है इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में आपको ये इसकी लोकेशन मिल जाएगी इस ट्राइब की। यानी कि आप इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा है कि आपको जो कॉन्टिनेंट है, पहले तो आपको कॉन्टिनेंट याद रखना है कि साउथ अमेरिका या फिर आप लैटिन अमेरिका बोल सकते हो। इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो दो कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है इस कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ब्राजील और ब्राजील के साथ जो वेनेजुएला है इनकी जो बॉर्डर है उसके आसपास का जो एरिया है उस एरिया में, उस फॉरेस्ट में, यानी कि अमेजन फॉरेस्ट के अंदर इसकी लोकेशन है। अभी न्यूज में होने की वजह यह है कि अभी ग्लोबल लेवल पर एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है कि भी 20,000 गोल्ड माइनर जो है उनको इस एरिया से हटाया जाए कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से। ये एक मांग है इस ट्राइब की, जिस वजह से ये न्यूज में होने की वजह हो गई है। बाकी इसकी जो लोकेशन आप समझ चुके होंगे कि ब्राजील के नॉर्थ में और वेनेजुएला के जो साउथ एरिया है उस एरिया में इसकी लोकेशन है, जो कि जो फॉरेस्ट है ओरिनोको रिवर बेसिन है इस एरिया में इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि हमारी कंट्री में एक रिपोर्ट पब्लिश होता है जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और उसके रिगार्डिंग में 2019 को ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आई थी
उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और यहाँ आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट आंसर इसका क्या है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल टॉप पे नॉर्थ में एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। एरिया वाइज बात करें फॉरेस्ट की तो उसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इस स्टेट के अंदर है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है, नहीं सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि कर्नाटका हैज सोन द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, यानी कि फॉरेस्ट की का जो एरिया है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है, ये आपसे बोला जा रहा है कि कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा ये इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर एरिया। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि ये जो आपसे बोला जा रहा था सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कि हमारी कंट्री में जो कर्नाटका है, यानी कि जो साउथ में जो स्टेट है, जरा मैप में आप देख लीजिए, कर्नाटका जो स्टेट है, इस स्टेट की बात की जा रही है कर्नाटका। तो कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब जान लेते हैं भाई कि भाई टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा 1025 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश, फिर केरला, और केरला के बाद जेएनके जो यूनियन टेरिटरी है, इस एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। और फिर बाद में आता है हिमाचल प्रदेश, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर जो साउथ वाला जो रीजन है जिसके अंदर कर्नाटका आ जाता है, कर्नाटका के अलावा केरला आ जाता है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश आ जाता है, यानी कि ये जो एरिया है जो आपको ग्रीन एरिया ये दिख रहा है, इस एरिया में फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में लास्ट कुछ टाइम से, पिछले लास्ट ईयर से और कुछ पीरियड से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे ये बोला जा रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि गलत बात है। अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है हमारी कंट्री में, यानी जो सेंट्रल में जो हमारा कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच जो स्टेट आता है मध्य प्रदेश, वहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा, और फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र। यानी कि आप एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आप नॉर्थ ईस्ट में ये देख सकते हैं, इधर है बिल्कुल टॉप में ये वाला एरिया, ये येलो पोर्शन आपको दिख रहा है। और हाल ही में ये भी देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है वहां डिक्रीज हुए हैं, यानी कि ये टॉप 5 ऐसे स्टेट है जहां फॉरेस्ट कवर एरिया डिक्रीज हो रहा है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये ऐसे स्टेट है जहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं। और साउथ की जो स्टेट है ज्यादातर अगर आप देखो तो यहां फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है हमारी कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो मिनिस्ट्री है इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिस रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ये बताना है कि भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है, ये आपने बताना है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लेके आया था आपके लिए जिसके अंदर मिनिस्ट्री और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में मैंने एक वीडियो लेके आया था। तो भाई अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख करके भी सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक व्हीकल है जिसका नाम बोला जा रहा है HSTDV, जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है, फुल फॉर्म इसकी ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर आपने अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिसेंटली काफी पॉपुलर हो रहा है, ये न्यूज में हो रहा है, जिस वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन
पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला क्या जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, इट इज अनमैन्ड रैमजैक डेमोस्ट्रेटर एयरक्राफ्ट दैट कैन बी ट्रेवल एट हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब ये होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज कोई व्हीकल अगर ट्रेवल करता है उसे हाइपरसोनिक बोला जाता है। यानी कि ऐसा कोई मिसाइल है जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज इसकी स्पीड होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी। यानी कि हमारी कंट्री, यानी कि जो भारत है, इंडिया है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाली वर्ल्ड में है। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें आपसे ये बोला गया था कि हमारी कंट्री ओनली कंट्री है वर्ल्ड में जो इस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली है। नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे से पहले, यानी कि इंडिया से पहले, ये यूएसए, रशिया और चाइना इस तरह का मिसाइल डेवलप करने वाली कंट्री बन चुकी है। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब ये होता है जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल करने वाली रॉकेट हो। ठीक है, इस स्पीड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो मैंने बता दिया आपको कि भी हमारी कंट्री 4th नंबर पे ऐसी कंट्री हो गई है जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाली वर्ल्ड वाइज बन चुकी है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसा कि आपसे बोला जा रहा था, तो ये जो आपसे बोला जा रहा था कि भी ये हाइपरसोनिक स्पीड है, बल्कि आप इसके लिए ये है कि ये जो HSTDV जो इस टेक्नोलॉजी की बात, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर जो DRDO है जिसने ये एक मिसाइल लॉन्च किया है, और ये जो मिसाइल है, ये जो व्हीकल है, ये इसके बारे में ये है कि ये साउंड से भी, ठीक है, जो साउंड की स्पीड है उससे 6 टाइम ज्यादा तेज ये ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजैक टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया जा रहा है इस व्हीकल के अंदर। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी हमारा गलत हो गया। यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा तेज चलने वाली ये टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आप ये पिक्चर देख सकते हो, रिसेंटली ये अब ये न्यूज में भी है, न्यूज़पेपर में भी काफी ये टॉपिक बर्निंग टॉपिक बना हुआ है, जिस वजह से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द किरण हेल्पलाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किरण हेल्पलाइन क्या है और इसके रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और किरण हेल्पलाइन को ध्यान में रखते हुए यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, इट एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि लोगों को मानसिक रूप से कोई परेशानी ना हो और उसके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस हेल्पलाइन को वो यूज कर सकते हैं। एक तरह से हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि HRD मिनिस्ट्री जो हमारी कंट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है, जिसका नाम है किरण हेल्पलाइन। ठीक है, अब आपको बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बात बिल्कुल सही है। पहले ये डायग्राम आप समझ लीजिए कि किरण हेल्पलाइन कैसे काम करता है। इसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया जाता है जो कि टोल फ्री नंबर है, और ये 24/7 अवेलेबल है, यानी कि आप किसी भी टाइम इस पे कॉल कर सकते हैं जो भी हेल्प चाहिए। अगर किसी को मेंटल हेल्थ, कोई भी स्ट्रेस में है, कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन हो रहा है उसे, या कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि भी सुसाइड कर लेना चाहिए, यानी कहने का मतलब कोई नेगेटिविटी दिमाग में आ रही है किसी के, तो उसके लिए ये हेल्पलाइन हमारी कंट्री में लाया गया है। और ये 24/7 काम करते हैं, जिसका नंबर आप देख सकते हैं 1800 599 0019 इसका हेल्पलाइन नंबर है।
और ये हमारी कंट्री के अंदर 13 जो रीजनल लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल है। आप किसी भी अपने रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे इसमें क्या किया जाता है कि आप एक बार इसको कॉल करते हैं, फिर आपसे बातचीत की जाती है। जो भी ट्रेंड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल है वो आपको स्ट्रेस से कैसे अपने आप को दूर करना है, बचना है, उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर आपके यहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो फिर फर्दर ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आपकी ये प्रॉब्लम भेज दी जाती है, फिर वहां आपको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। और फिर बाद में जब आप इसको फॉलो करते हैं तो उसके सपोर्ट और फॉलोअप से आप इस तरह की स्ट्रेस को अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल है। अगर कोई स्ट्रेस में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो अपनी बात को यहां रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड की जाती है इस किरण हेल्पलाइन के माध्यम से। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसे जो लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए गलत हो गया। इसे एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया है। इसे जो लॉन्च किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे लॉन्च किया। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपसे ये हो सकती है कि भी एचआरडी मिनिस्ट्री को इसमें क्यों डाला जा रहा है। तो इसी तरह का एक हेल्पलाइन मनोदर्पण, इसे एचआरडी मिनिस्ट्री ने डाला है, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए काफी यूजफुल है। उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जिसमें भी साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को, उनके मेंटल हेल्थ को वेलबींग के लिए एक हेल्पलाइन एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है मनोदर्पण। यानी कि आपको ये याद रखना है कि भी एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो हेल्पलाइन स्टार्ट की है उसका नाम तो मनोदर्पण है, ठीक है, उसका नाम मनोदर्पण है। और जो दो सोशल जस्टिस और एम्पावर मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से जो भी हेल्पलाइन प्रोवाइड की गई है उसका नाम किरण है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है, आपको दोनों याद रखना है कि भी दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री का ये एक तरह से स्टेप है, अलग एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके नाम पर एक पीस प्राइज रखा जाता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में आपसे ये बोला जा रहा है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस प्राइज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये जो अवार्ड दिया जाता है, एक प्राइज दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। यानी कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज के ध्यान में रखते हुए आपको दोनों स्टेटमेंट में से ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है इट इज अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू बाइनएनुअल बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, यानी कि 2 साल में एवरी 2 ईयर्स में से इस प्राइज को दिया जाता है। और जो देने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम बताया जा रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्राइज इज अवॉर्डेड टू द इंडियन सिटीजन ओनली, यानी कि हमारी कंट्री में जो इंडियन सिटीजन है, यानी कि हम लोग जो है सर हमारे में से किसी को ये अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि बाहर की कंट्री के किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है चलिए ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे दिए गए। गलत क्यों अब वो समझ लेते हैं। तो ये जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मेंट एंड डेवलपमेंट जो है ये एक तरह से बहुत बड़ा सम्मान है हमारी कंट्री की तरफ से। ये एक सम्मान दिया जाना है, एक रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि पीस के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए डिसआर्मेंट का मतलब है जो आर्म्स वॉर हो रही है कि मिसाइल वगैरह बनाना और लोगों को तबाह करने वाली जो, उसको रोकने के लिए, या फिर डेवलपमेंट काम करने के लिए कि समाज के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई कुछ काम करता है उसको ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और ये 2 साल में नहीं बल्कि हर साल दिया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एनुअल बेसिस पे ये प्राइस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल जो आपको दे दिया गया था कि बाइलिंगुअली दिया जाता है, नहीं ये गलत है, बल्कि एनुअल बेसिस पे ये प्राइस दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा था कि भी
ये जो प्राइज है ये सिर्फ इंडियन को दिया जाता है, नहीं, ये इंडियन नहीं, क्योंकि ये प्राइज ही इंटरनेशनल लेवल का है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान हो सकता है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके क्रिएटिव एफर्ट को, जो कि इंटरनेशनल पीस के लिए या डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम करता है, उन सबको ये प्राइज प्रोवाइड किया जाएगा। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि भाई ये एक तरह से हम इंडियन ओनली नहीं है, बल्कि ये नेशनल इंटरनेशनल किसी भी लेवल से नॉमिनेशन आ सकता है और उस नॉमिनेशन को ध्यान में रखते इस प्राइज को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया, यानी कि नाइदर वन नॉट टू। विद रेफरेंस टू रोंगन आर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रोंगन आर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें आपसे रोंगन आर्ट के ही बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन पर्शिया, यानी कि रोगन आर्ट की अगर हम बात करें तो इस आर्ट के बारे में बोला जा रहा है कि पर्शिया के अंदर ये पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। पर्शिया यानी कि फारस, जो कि ईरान का पुराना नाम है, यानी कि जो ईरान अभी एट प्रेजेंट जो ईरान कंट्री है, उस कंट्री को पास्ट में पुराने टाइम पे इसे पर्शिया बोला जाता था और उस कंट्री में ही ये जो पेंटिंग जो है ओरिजिनेट हुई है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अ फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल पेंटिंग मेड बाय द यूजिंग कोस्टर ऑयल एंड नेचुरल कलर, यानी कि इस पेंटिंग के अंदर जो पेंटिंग होती है वो एक टेक्सटाइल पेंटिंग होती है और इसके अंदर जो कलर यूज किया जाता है वो नेचुरल कलर और कोस्टल कलर का यूज किया जाता है। यानी कि ये जो कलर आपने भी देखा होगा हमारे आसपास, घर के आसपास भी ये अक्सर ये पेड़ या पौधे, छोटे से पौधे उग जाते हैं, उसी को यूज करके ये लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपके लिए हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन सी में कि बोथ 1 and 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, दोनों को आपको ऐसा बोला जा रहा है करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर सी है। सी का मतलब ये है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चलिए अब डिटेल में जान लेते हैं ये रोगन जो पेंटिंग होती है उसके बारे में। रोगन जो होता है उसका मीनिंग जो पर्शिया जो होता है, पर्शियन लैंग्वेज जो है यानी फारसी लैंग्वेज जो है उसके अंदर इसे ऑयल को बोला जाता है। और ये जो पेंटिंग यूजली जो स्टार्ट हुई थी ये माना जाता है कि पर्शिया के अंदर स्टार्ट हुई थी और हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 300 ईयर हो यानी 300 साल पहले जो गुजरात के साथ जो कच्छ एरिया है गुजरात के अंदर, उस एरिया में ये पेंटिंग शुरुआत हुई थी। और ये जो पेंटिंग आई थी कहां से, ये पर्शिया से आई थी, यानी पर्शियन लोगों से सीखकर हमारी कंट्री के अंदर गुजरात वाले रीजन के अंदर ये पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी। और जो खत्रीज हैं जो गुजरात के अंदर एक विलेज है निरोना विलेज के अंदर ये पेंटिंग यूजुअली की जाती है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा था कि कोस्टर कलर और नेचुरल कलर को यूज करके इस पेंटिंग को की जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें देखिए टेक्सचर आपको जो दिख रहा है इस टेक्सचर में, और ये जो पर्टिकुलर कलर आपको दिख रहा है ये नेचुरल कलर को यूज इसके अंदर किया जा रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि नेचुरल कलर को यूज करके किया जाने वाला ये पेंटिंग है। और इसका जो ओरिजिन हुआ था यानी जो पहले जो स्टार्ट माना जा रहा है ये पर्शिया यानी कि जो अभी ईरान जो कंट्री है, ईरान के अंदर इसका स्टार्टिंग माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, जयपुर is the only city in India to get the recognition as UNESCO's World Heritage Site। यानी कि अगर हम सिटी की बात करें, किसी भी सिटी की बात करें जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया जाता है, और उसके बारे में बोला जा रहा है जयपुर हमारी कंट्री के अंदर ओनली ऐसी सिटी है जिसे ये रिकॉग्निशन मिली हुई है। स्टेटमेंट 1 में आपसे ये बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है
पत्रिका गेट इन जयपुर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जयपुर के अंदर जो पत्रिका गेट है उस गेट को बोला जा रहा है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब ये दो स्टेटमेंट हो गई आपके पास, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 and 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है। यहां दोनों सही बताया जा रहा है, यहां दोनों गलत बताया जा रहा है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट सही बताया जा रहा है, सेकंड ऑप्शन में सेकंड सही बताया जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन डी हो गया। अब डिटेल में जान लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है और हमारी कंट्री में किस किस सिटी को ये रिकॉग्निशन दी गई है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब ये होता है कि यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है पूरे विश्व में जो भी पास्ट हिस्ट्री में किसी भी सिटी या प्लेस, ठीक है, इसे 3 कैटेगरी में बेसिकली रिकॉग्निशन मिलती है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो कल्चरल बेस पे, सेकंड कैटेगरी है नेचुरल बेसिस पे और थर्ड जो है मिक्स बेसिस पे। यानी कि कोई भी ऐसी लोकेशन, ऐसा एरिया, ऐसा मोन्यूमेंट जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो कल्चरल इंपॉर्टेंस हो उसका, या फिर नेचुरल प्लेस जो कि इंपॉर्टेंस रखे हमारे पास्ट के अंदर, या फिर दोनों का कंबाइंड भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई मोन्यूमेंट है उसको रिकॉग्निशन देने के लिए, उसकी देखभाल के रख रखाव के लिए ये फंड प्रोवाइड करती है और उसे रिकॉग्निशन देती है यूनेस्को। हमारी कंट्री के अंदर ऐसे 2 सिटी है जिसे ये रिकॉग्निशन मिला हुआ है, एक तो जयपुर है, ठीक है, और दूसरा सिटी जो है वो अहमदाबाद है। यानी कि जो अहमदाबाद जो सिटी है ये पहली सिटी है हमारी कंट्री के अंदर जिसे ये रिकॉग्निशन मिला हुआ है, और जयपुर को 2019 में ये रिकॉग्निशन मिलने वाला ये दूसरी सिटी हमारी कंट्री के अंदर बन चुकी है। यानी कि जो आपसे ये बोला गया था कि ओनली सिटी है जयपुर, ये गलत है, ओनली नहीं है, अहमदाबाद भी एक और सिटी है जिसे रिकॉग्निशन मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें पत्रिका गेट की, जो कि ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा था, तो पत्रिका गेट को यूनेस्को के द्वारा कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है, यानी कि इसका मतलब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नहीं है। अगर हम बात करें पत्रिका गेट एक्चुअल में है क्या, तो इसके बारे में आप जानना चाहें तो पत्रिका गेट एक लिटरेचर फेस्ट होता है जयपुर के अंदर है, जो आप लोगों ने सुना भी हो, जयपुर लिटरेचर फेस्ट। उसको ध्यान में रखते हुए वहां की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि अनुपम जो है, उन्होंने ये गेट, ये मीडिया सेंटर के लिए, मीडिया वालों के लिए गेट डेवलप किया है, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर हम अपनी बात करें, अपनी कंट्री के अंदर बात करें, तो भी हमारी कंट्री के टोटल ऐसे 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे रिकॉग्निशन मिली हुई है, जिसके अंदर 30 तो कल्चरल बेस पे है, 7 नेचुरल बेस पे है और 1 ऐसी है मिक्स है। यानी टोटल आप कितने हो गए भी, टोटल हो गया 30 + 7 + 1, यानी कि टोटल आपके पास 38 ऐसी साइट है जो कि हमारी कंट्री के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का से रिकॉग्निशन मिली हुई है। कुछ पिक्चर आप ये देख सकते हैं, ये वैसे पिक्चर है, ये जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इसके अंदर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी कंट्री के अंदर। एक बार वीडियो पॉज करके आप एक एक करके सबके नाम भी पढ़ सकते हैं। टोटल और भी है, लेकिन ये मैं कुछ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन एक ये रहेगा कि भाई हमारी कंट्री में मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, इसका नाम बताना, ठीक है। इसका जरूर बताइएगा, मिक्स वाला जो एक ही ऐसा है इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा आप जो 7 जो नेचुरल बेसिस पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है इसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू संस्कृत ग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। संस्कृत ग्राम के बारे में, यानी कि ऐसा गांव जहां संस्कृत के बारे में कुछ चर्चा की जा रही है आपसे, कि उस गांव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है और उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में पहले आपसे बोला जा रहा है दीज आर द मॉडल विलेज वेयर पीपल विल बी इनकरेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन संस्कृत। यानी कि एक ऐसा गांव होगा, उस गांव के अंदर, एक विलेज के अंदर सब लोग संस्कृत में कम्युनिकेट करेंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, कि इनकरेज करेंगे कि वो संस्कृत में बोले। ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप संस्कृत ग्राम। यानी कि कर्नाटका जो हमारी कंट्री के अंदर साउदर्न स्टेट है, साउथ में एक स्टेट है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है ये एक ऐसे स्टेट बन गया हमारी कंट्री के अंदर
जहां पर ये संस्कृत विलेज यानी कि संस्कृत ग्राम को डेवलप करने वाला हमारी कंट्री में ये पहला ऐसा स्टेट बन चुका है। ये आपसे स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है। आपको बताना है कि भी करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन के आंसर को चूज करिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ए है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो गलत है, सही है। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है संस्कृत ग्राम के बारे में वो करेक्ट है, यानी कि संस्कृत ग्राम या फिर संस्कृत विलेज अगर हम बोले तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा गांव डेवलप किया जाएगा जहां लोगों को संस्कृत में बात करने के लिए, डेली एक्टिविटी के लिए, संस्कृत में कम्युनिकेट करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट के, जिसमें आपसे बोला जा रहा था कि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां संस्कृत को यूज किया जाएगा कोमल लोगों के द्वारा कम्युनिकेशन करने के लिए, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस तरह का जो मॉडल विलेज है हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, उन्होंने भी डिसीजन लिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, कर्नाटका नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उत्तराखंड है ऐसा एक स्टेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द बैम्बू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बैम्बू को रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, और नीचे आपके पास ये थर्ड स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चूज कर लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्री, यानी कि बैम्बू जो है उसे बोला जा रहा है ये ट्री की कैटेगरी के अंदर आता है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड पुअर मैन्स टिम्बर, यानी कि गरीब लोगों के लिए लकड़ी के नाम से भी बैम्बू को पुकारा जाता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट कवर मोर देन 10% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री की अगर आप बात करें भी हमारी कंट्री के अंदर, तो भी हमारी कंट्री का जो ये मान लीजिए हमारी कंट्री, तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि भी 10% से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया कवर करता है बैम्बू, ये बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, और ऑप्शन फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि भी ओनली वन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है। और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि भी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सी का मतलब यह है कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे कि आप जानते हैं ये बैम्बू ट्री आपको, जिसे हम ट्री की कैटेगरी में अब नहीं है, पहले हुआ करता था ये ट्री की कैटेगरी में, अब 2017 में इसे ट्री की कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो बैम्बू है इसे 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर अमेंडमेंट कर करके इसे बैम्बू की कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि इसे आप बैम्बू को आप ट्री हम लोग नहीं बोलेंगे, इसे ग्रास की कैटेगरी में इसे डाल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो गलत हो गया। बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यानी कि ये पार्ट ऑफ द रूरल लाइवलीहुड का, यानी कि गाँव वाले एरिया में ये उसकी लाइवलीहुड के लिए, उनकी दैनिक काम वगैरह में ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल काफी किया भी जाता है वहां के जीवन शैली के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो इसे पुअर मैन्स टिम्बर भी से आप बोल सकते हो बैम्बू को। सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से आपका करेक्ट है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि 10% से भी ज्यादा एरिया जो है हमारी कंट्री के अंदर फॉरेस्ट एरिया है वो बैम्बू के द्वारा कवर किया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, 10+ यानी 10 से ज्यादा परसेंटेज कवर करता है। टोटल अगर बात करें 13% एरिया हमारी कंट्री के अंदर टोटल फॉरेस्ट एरिया का बैम्बू कवर करता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि भी कितने लोग इससे जुड़े हैं तो ऐसा माना जाता है कि 8.6 मिलियन पीपल, ठीक है, 8.6 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि टोटली डिपेंडेंट है बैम्बू के ऊपर, यानी कि बैम्बू के बिजनेस से रिलेटेड, बैम्बू के प्लांटेशन से रिलेटेड, ठीक है, इसके प्लांटेशन, इसके बिजनेस और इससे रिलेटेड जो भी ट्रेड है, मतलब कहने का मतलब है लाइवलीहुड से 8.6 मिलियन पीपल हमारी कंट्री में इस बैम्बू के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आप इसे बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से रिमूव
करके इसे ग्रास की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द टर्म रियल मैंगो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब रियल मैंगो को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भी नीचे जो ऑप्शन आपको दे रखे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभी रियल मैंगो क्या है, अगर थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं, हाल फिलहाल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से ये न्यूज में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज एन इलीगल सॉफ्टवेयर। ऐसा बोला जा रहा है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इलीगल तरीके से बनाया गया है और इसे यूज किया जाता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इट इज ए स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब ये होता है एक ऐसा प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर, आप कोई भी प्रोग्राम बोल सकते हो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर, या फिर एंटीवायरस भी आप वायरस भी आप इसे बोल सकते हो, जो कि यूज किया जाता है लोगों की क्रेडेंशियल यानी कि कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को स्पाई करने के लिए। जैसे आप मान लीजिए आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के लिए कोई डाटा यूज कर रहे हैं, अपने पासवर्ड वगैरह, तो उसको चुराने के लिए स्पाईवेयर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी में आपसे यही बोला जा रहा है ये रियल मैंगो स्पाईवेयर है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट इज एन इनलीगल सिंथेटिक फ्लेवर, यानी कि ये एक तरह का फ्लेवर है जो कि सिंथेटिक फ्लेवर है और ये इलीगल है, यानी कि ये इलीगल तरीके से डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी में आपसे ये बोला जा रहा है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो यानी आम जो हमारी कंट्री के अंदर होता है, खाने पीने की जो चीज है, उसके अंदर जो मैंगो है यानी आम है, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक जेनेटिकली इसे मॉडिफाई करके एक वर्जन क्रिएट किया गया है मैंगो को। तो ऑप्शन डी में आपसे ये बोला जा रहा है। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि नेशनल वाइड पूरे देश के अंदर जो हमारी जो रेलवे सिस्टम है यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ है, उसने डिस्क्राइब किया है इलीगल सॉफ्टवेयर जिसका कि नाम है रियल मैंगो। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज किया जा रहा था कि रिजर्वेशन के लिए, जो अब जो तत्काल टिकट वगैरह करते हैं तो तत्काल टिकट वगैरह को हैक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा था, जिसके अंदर ये किया जा रहा था कि आप लोग जो भी मतलब जिनके पास ये सॉफ्टवेयर था वो मन चाहे जितनी टिकट्स करना चाहे कर सकते थे। बाकी लोग उस टाइम पीरियड पे ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो कर पा रहे थे वो तो उनका टिकट तो बुक हो जा रहा था, और जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है वो टिकट बुक नहीं कर पा रहे थे। बाकी लोग लाइन में खड़े, उनकी नंबर नहीं आ रहा है या टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही है, पर ये लोग इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से टिकट बुक कर ले रहे थे। जो भी टिकट अवेलेबल होती थी वो खत्म हो जाया करती थी, जो कि एक इलीगल तरीके से काम किया जा रहा था। रिसेंटली से आरपीएफ ने यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे बैन कर दिया, इसे इसके बारे में पता लगा के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी कि मत्स्य यानी कि जो फिशिंग का जो सेक्टर होता है, मछली वछली पकड़ना वगैरह जो सेक्टर होता है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग में, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट एम्स टू बूस्ट प्रोडक्शन एंड डबल द फार्मर्स इनकम, यानी कि इस सम्मान को देने का, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो योजना लाई गई है इस योजना का मेन टारगेट ये है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना, नंबर 1। नंबर 2 आपसे बोला जा रहा है कि फार्मर की इनकम डबल करना है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि भाई 2022 के अंदर गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि जो फार्मर है, ठीक है, फार्मर्स की इनकम को, इनकी इनकम को डबल करने का टारगेट रखा गया है, यानी कि इनकी इनकम को 2 टाइम्स कर देना मेन टारगेट रखा गया। उसी के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू क्रिएट फिशरीज क्लस्टर थ्रू द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, यानी कि जो बैकवर्ड क्लब जो इस सेक्टर के अंदर फिशरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी बैकवर्ड एरिया है प्लस फॉरवर्ड एरिया है, इनके बीच में जो लिंकेज हो रहा है, जो गैप बन रहा है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास हो गए। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, इट मींस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल
करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसका इसे जो इस्टेब्लिश किया गया है हमारे फिशरिंग सेक्टर को एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पे जो क्रिटिकल गैप जो बन रहा है दोनों तरीके, यानी कि आप ये बोल सकते हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो क्लास है या मार्केट है उनके बीच में जो गैप है उसको दूर करके एक मैनेजमेंट और अच्छी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक है, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि भाई इसमें जो बूस्ट करना, प्रोडक्शन को बूस्ट करना, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, इस तरह के टारगेट को रखते हुए गवर्नमेंट ने इस योजना को लेके आई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इस वजह से करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई ये बोला जा रहा था आपसे कि भाई ये फार्मर की इनकम डबल करना, उनको स्ट्रेंथन करना, हाँ ये सारी बात ठीक है। 2020-22 को टारगेट में रखते हुए यानी फार्मर की इनकम को डबल करने के टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह का ये योजना लाई गई है हमारी कंट्री के अंदर, ताकि फिशरिंग सेक्टर को भी आगे प्रमोट किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, एक रिपोर्ट रिसेंटली अभी रिलीज हुई है जिसका नाम है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया पार्ट ऑफ एनएसओ सर्वे 2017-18, यानी 2017-18 का एक डाटा पब्लिश हुआ है अभी रिसेंटली एनएसओ के द्वारा, नेशनल सर्वे ऑफ ये नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कंट्री के अंदर एनएसओ है, इसके द्वारा एक डाटा पब्लिश किया गया। उसके रिगार्डिंग आपसे बोला जा रहा है कि जो टाइटल है इसका हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि हाउस में मतलब लोगों के घर में कैसा कंजम्पशन का सेक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए, साथ के साथ जो एजुकेशन हमारी कंट्री में किस टाइप की उसको ध्यान में रखते हुए डाटा पब्लिश किया गया है। और आपसे बोला जा रहा है कि भी ये दो स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग में आपको दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, और आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि मोर देन 50% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया हैड इंटरनेट एक्सेस, यानी कि हमारी कंट्री में 50% से ज्यादा लोग जो है उनको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है। ऐसा इस डाटा के अंदर आप बोल सकते हो ये प्रोवाइड किया गया है कि भी इतना इंटरनेट हमारी कंट्री में लोगों को मिल जाती है, आपसे सब बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ग्रोस अटेंडेंस रेशियो यानी GAR, ठीक है, GAR यानी ग्रोस अटेंडेंस रेशियो यानी स्कूल लेवल की बात की जा रही है, स्कूल एट प्राइमरी लेवल वाज रिसेंटली 100%। अभी रिसेंटली जो डाटा कलेक्ट किया है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट होता है बच्चों का प्राइमरी स्कूल में वो 100% पाया गया है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको बताने करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और बताइए कमेंट करके कि भी आपका स्कोर कितना बनता है। ठीक है, चलिए अब मैं आंसर बता रहा हूं इस क्वेश्चन का। तो आंसर है इस क्वेश्चन का बी, यानी बी का मतलब ये कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये बोला गया था कि 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट फैसिलिटी है हमारी कंट्री के अंदर, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 50% नहीं हो करके ये आप ये बोल सकते हो कि भी कंप्यूटर की जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है हमारी कंट्री में ओनली 24% पीपल जो है हाउस होल्ड जो है इन कंट्री उनको इंटरनेट का एक्सेस है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि 15 से 29 एज के 25 रूरल एरिया और 56% अर्बन एरिया में ये कंप्यूटर की फैसिलिटी तो है। ठीक है, ये तो इसी का बात हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात होगी। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि भी 100% GAR का मतलब है कि ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो अभी रिसेंटली 100% पाया गया है, बोथ मेल में भी और फीमेल में। यानी कि इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सब का एडमिशन स्कूल के अंदर एनरोलमेंट हो रहा है, और ये 100% पाया गया है प्राइमरी स्कूल में। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक, जिसे कि प्राइमरी लेवल बोला जाता है, इसके अंदर 100% एनरोलमेंट है। ये बात बिल्कुल सही है। बाकी कुछ और भी डाटा आप ये देख सकते हो कि सेकेंडरी लेवल की अगर हम बात करें रूरल हाउस होल्ड की कि भी कैसे स्कूल एक्सेस है, तो ये बोला जा रहा है रूरल एरिया में, यानी कि गांव वाले एरिया में 38% है, और अर्बन एरिया की बात करें तो वहां 70% तक बच्चे स्कूल की फैसिलिटी उन्हें मिल जाती है। ठीक है, और अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो रूरल एरिया में 73.5% है, अर्बन एरिया में बोला जा रहा है 87.7% हमारी कंट्री में है। और कंप्यूटर एक्सेस की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि रूरल एरिया में 4%, अर्बन एरिया में बोला जा रहा है 23% है
इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। और भी कुछ स्कूल स्टूडेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसके रिगार्डिंग में भी डाटा है कि रूरल एरिया में, ये भाई रूरल एरिया में अगर हम बात करें सेकेंडरी लेवल पर, ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि 5856 एक्सपेंडिचर होता है। और अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ 17,518 रुपीज खर्च होता है, मतलब सेकेंडरी लेवल में बच्चों के स्टूडेंट के पढ़ाई के लिए। और इसी की बात, सेकेंडरी का मतलब है 9th and 10th क्लास, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मैं बता दूं, 9th and 10th क्लास की बात की जा रही है। और सीनियर सेकेंडरी का मतलब है 11th 12th की बात की जा रही है कि रूरल एरिया के अंदर 9,146 हर एक बच्चे के ऊपर खर्च हो रहा है। और अर्बन एरिया की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि 23,832 रुपीज खर्च किया जाता है, ठीक है। और ये जो डाटा आपको दिया जा रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री के अंदर है, जो यानी कि एनएसओ है, एनएसओ के द्वारा ये डाटा पब्लिश किया जा रहा है। और अब ये 75 राउंड ऑफ नेशनल सर्वे जो अभी हुआ था 2017-18 में, तो उसी के डाटा के हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप ये बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भैया आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं थोड़ा सा कि अभी क्या किया गया कि एनएसओ को किसी के साथ मर्ज करके, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। एक तो हमारी कंट्री में एनएसएसओ था, ठीक है, एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मर्ज करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल के जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है।